हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायो टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास हम डिस्कस कर रहे थे क्वेश्चन पेपर, जिसमें हम 2023 का क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं। पहले हमने यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन देखे हैं और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो कि क्वेश्चन पेपर स्टार्ट करने से पहले हमें पता होनी चाहिए। तो हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन आंसर हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहला आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 आता है। क्वेश्चन नंबर 1 में हम एमसीक्यूज यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे और ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। इसके अलग अलग सेगमेंट है, अलग अलग खंड है। इसमें हमने क्वेश्चन आंसर्स कैसे डिस्कस किए हैं एक बार आप लोग इसे देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, यहाँ से क्वेश्चन ये एमसीक्यूज है। क्वेश्चन नंबर 2 से क्वेश्चन आंसर स्टार्ट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 से लेके 7 तक के एक एक नंबर के क्वेश्चन हैं जो कि हमने डिस्कस किए हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 से। तो क्वेश्चन नंबर 8 से दो दो नंबर के क्वेश्चन जो हैं वो आपके स्टार्ट हो गए हैं, जिनमें क्वेश्चन नंबर 8 आपने देखा है, जिसमें पूछा गया है भ्रूण या विकास में अपरा द्वारा उत्पादित किन्हीं दो हार्मोन्स का नाम लिखिए, यानी कि राइट द नेम ऑफ एनी टू हार्मोन्स प्रोड्यूस्ड बाय प्लेसेंटा इन एम्ब्रियो डेवलपमेंट। जब यहाँ पे भ्रूण का विकास होता है उसके दौरान जो प्लेसेंटा है उससे रिलीज होने वाले हार्मोन कौन कौन से, इसके बारे में हमने डिस्कस किया है। क्वेश्चन नंबर 9 जो है, जिसमें कहा गया अनुलेखन तथा अनुवादन में अंतर स्पष्ट कीजिए, यानी कि क्लेरिफाई द डिफरेंस बिटवीन ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन क्या होता है? आपने कहा फॉर्मेशन ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए, आरएनए का डीएनए से फॉर्मेशन एंड प्रोटीन का आरएनए से फॉर्मेशन, इसी को हम ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन कह रहे थे, ठीक है। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमने बात की है यहाँ पर, और हमने कहा कि क्वेश्चन नंबर 10 जो है, क्वेश्चन नंबर 10 जो है ये आया कहाँ से आपके पास? ये जेनेटिक वाले यूनिट से आया है। क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास और में भी क्वेश्चन आता है, और इन्हीं के अर्थ, यानी कि या तो आप ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे या ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं। F1 पीढ़ी में क्या हुआ और F2 पीढ़ी में क्या हुआ ये हम देख चुके हैं। इसके अथवा में जो क्वेश्चन है आज हम वो यहाँ पर सॉल्व करेंगे, ठीक है। स्टार्ट करें। तो ये आपके प्रीवियस क्वेश्चन है जो आपने सॉल्व किए हैं। चलो, क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर हमने सॉल्व कर लिया है। अब इसका जो और है अथवा में, ये तो हमने सॉल्व कर लिया है, ये हमें सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन में क्या कहा गया है? क्वेश्चन में कहा गया है लिंग निर्धारण क्या होता है? मानव में लिंग निर्धारण का उल्लेख कीजिए, रेखा चित्र भी खींचिए। यानी कि व्हाट इज सेक्स डिटर्मिनेशन, मेंशन द सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बीइंग, आल्सो ड्रॉ अ लाइनर डायग्राम। आपने कहा कि जो ह्यूमन है, ह्यूमन में जो लिंग का निर्धारण है वो कैसे होता है, कैसे पता चलेगा? जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है, वो जो एम्ब्रियो जो फीटस में डेवलप होगा तो वो यहाँ पर मेल चाइल्ड होगा या फीमेल चाइल्ड होगा, इसके बारे में हमने बात करनी है। तो आपको ये क्वेश्चन होमवर्क में दिया गया था, ठीक है। आपने सॉल्व किया होगा, नहीं किया है तो करना चाहिए क्योंकि इजी है, ठीक है। अभी हमने बात क्या की है? अगर हम देखें टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम हमारी बॉडी में, हमारी सेल में कितने होते हैं बॉडी में? बॉडी से अच्छा जो टर्म है वो है सेल। 46 क्रोमोसोम होते हैं। 46 क्रोमोसोम को हम 23 पेयर भी लिखते हैं, क्योंकि जो क्रोमोसोम है वो हमेशा जोड़े में होता है, ठीक है। अब ये जो कंडीशन आती है इसको हम कहते हैं ये है डिप्लॉयड कंडीशन। ये डिप्लॉयड कंडीशन होगी। डिप्लॉयड कंडीशन का मतलब हमने बोला फुल नंबर ऑफ क्रोमोसोम। अब देखो ये सेम चीज हम काफी बार डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। ये तो हमने बहुत बार डिस्कस करी है। अब इन 46 क्रोमोसोम जो है, ये 46 क्रोमोसोम जो है ये दो पार्ट में डिवाइडेड होते हैं। अच्छा, इसे हमने 23 पेयर लिखा है, ठीक है। 23 पेयर लिखा है, तो इन 23 पेयर के थ्रू हमने कहा कि जो 22 पेयर हैं वो मेल और फीमेल में सेम रहते हैं, जिन्हें हमने ऑटोजोम्स कहा है। ऑटोजोम, ठीक है, ये हमारे ऑटोजोम्स आते हैं। प्लस अब जो एक जोड़ी क्रोमोसोम है, ये 22 जोड़ी क्रोमोसोम है। 22 जोड़ी क्रोमोसोम को मैं क्या 44 क्रोमोसोम लिख सकती हूँ? यस, मैं लिख सकती हूँ। 22 पेयर, ठीक है। ये कैसा है? ये पेयर है। 22 पेयर, 22 जोड़ी। 22 जोड़ी का मतलब है 44 क्रोमोसोम। ये 22 जोड़ी जो होते हैं वो सब में सेम होते हैं, मेल फीमेल में। जो एक जोड़ी क्रोमोसोम होती है वो डिफरेंट होती है, मेल में अलग होगी और फीमेल में अलग होगी। यही रीजन है मेल और फीमेल में आप डिफरेंट कैरेक्टर देखते हैं, चाहे वो इंटरनल कैरेक्टर हो या वो एक्सटर्नल कैरेक्टर हो, वो डिफरेंट हार्मोन हो। यहाँ पर सारी जो चीजें हैं वो इन्हीं की वजह से हमें दिखती हैं, ठीक है। हमने कहा ये जो क्रोमोसोम है, या तो हमारे पास ये कंडीशन आती है या हमारे पास कंडीशन आती है 22 + XY।
हमारे पास दो कंडीशन आती हैं। अच्छा ये 22 तो सेम है ना, आप समझ रहे हैं, ये सेम है, ये 22 सेम है, जिन्हें हम ऑटोसोम्स कह रहे हैं। बाकी आप देख रहे हैं कि ये जो एक वन पेयर ऑफ क्रोमोसोम है ये डिफरेंट है, ठीक है। फिर से रिपीट करते हैं, हमने बोला हमारी बॉडी में टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होते हैं, 46 क्रोमोसोम होते हैं, जिन्हें हम 23 पेयर कहते हैं या 23 जोड़े कहते हैं। 23 जोड़े में से 22 जोड़े जो हैं वो सेम होंगे, यहाँ भी सेम है तो यहाँ भी सेम है, 22 जोड़ी क्रोमोसोम सेम है, ठीक है। जो एक जोड़ा होता है, एक पेयर होता है, वो डिफरेंट यहाँ पर होता है, तो इसको हम ऑटोसोम कह रहे हैं और इसको भी हम ऑटोसोम कहेंगे, क्योंकि आपने क्या बोला, ये सेम है तो इसको भी हम ऑटोसोम कहेंगे और इसको भी हम ऑटोसोम कह रहे हैं। क्लियर है। एक जोड़ी जो रह जाता है इसको हम कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम, क्योंकि ये क्या करेगा, यहाँ पे लिंग निर्धारण में मदद करेगा। अब क्वेश्चन अगर हम देखें तो हमें यही तो बोला है कि लिंग निर्धारण क्या होता है, तो हमने कहा कि ये क्रोमोसोम है, ये वाले जो क्रोमोसोम है इनको हम क्या कहते हैं, लैंगिक गुणसूत्र कहते हैं। लैंगिक गुणसूत्र कहेंगे, ठीक है। ये तो ऑटोसोम है, ये ऑटोसोम है और ये हमारे लैंगिक गुणसूत्र होंगे, यही क्या करेंगे, यहाँ पे लिंग का निर्धारण करते हैं। अब कैसे करते हैं वो कर लें, ठीक है, यहाँ तक की बात तो कंप्लीट है, क्लियर है। कैसे करते हैं वो बात करते हैं। चलो अब सेम चीज देख लो, 22 प्लस XX एंड 22 प्लस XY। अब देखो हम हायर क्लास में आ चुके हैं, तो ये तो हम समझते हैं कि ये फीमेल के क्रोमोसोम है और ये जो है ये मेल के क्रोमोसोम है, ठीक है, क्लियर है। अब जब यहाँ पर गैमीट बने होंगे, ये तो हमारे पेरेंट है, जल्दी से क्रॉस करना है। अब जब गैमीट बने होंगे तो कैसे बने होंगे, अच्छा ये पेयर है, ठीक है, ये 22 क्रोमोसोम जो है ये पेयर है। मैं यहाँ पे स्मॉल में P लिख देती हूँ ऐसे पेयर में समझने के लिए, ये 22 प्लस XY, ठीक है, ये पेयर में है। 22 की बजाय अगर आप 44 लिखेंगे तो आप पेयर में नहीं कहेंगे उसे। अब हमने कहा कि जब गैमीट बनते हैं तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम डिप्लॉइड से हैप्लॉइड हो जाता है। ये तो हमारे पास जो कंडीशन आती है वो डिप्लॉइड कंडीशन है। अभी हमने क्या बोला था, डिप्लॉइड कंडीशन, ठीक है, ये डिप्लॉइड कंडीशन है जिसमें हमने 22 जोड़ी का मतलब होता है 44 जोड़ी, 44 क्रोमोसोम ये है, 45 और 46 ये है। वही है कि 22 जोड़ी का मतलब होता है 44 क्रोमोसोम, 45 और 46, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हो गए हैं, 46 हो गए हैं। अब हम हैप्लॉइड कंडीशन यहाँ पर हमें देखने को मिलेगी, क्योंकि गैमेट फॉर्मेशन हो रहा है। क्यों होता है गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे हैप्लॉइड कंडीशन का मतलब होता है हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम। रीजन हमें पता है, तो हम इसे कैसे लिखेंगे, हमारे पास यहाँ पे दो क्रोमोसोम बनेंगे, 11 प्लस एक्स, 11 प्लस एक्स। अच्छा इस 11 प्लस एक्स को क्या मैं, अगर मैं यहाँ पर 22 प्लस एक्स एक्स लिख रही हूँ तो मैं इस सेम चीज को ऐसे भी लिख सकती हूँ, 44 प्लस एक्स एक्स, ऐसे भी लिख सकती हूँ सेम चीज को, ठीक है। इस सेम चीज को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ। इस सेम चीज को अगर मैं कहूँ, ये तो क्या 11 पेयर है, 11 जोड़ी है, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकती हूँ 22 प्लस एक्स और 22 प्लस एक्स, ऐसे भी लिख सकते हैं हम। इस सेम चीज को मैं ऐसे, इस सेम चीज को ऐसे लिखा जा सकता है, इस सेम चीज को ऐसे, इस सेम चीज को ऐसे लिखा जा सकता है। अब जैसे आपको इजी लगे आप वैसे कर सकते हैं। अच्छा हम फुल नंबर में ही करते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। अच्छा इसमें और इसमें कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है, मैंने यहाँ पेयर लिखा है, ये 22 जोड़े हैं, ये 22 क्रोमोसोम है। 22 पेयर का मतलब होता है 44 क्रोमोसोम, और 22 क्रोमोसोम का मतलब 22 क्रोमोसोम ही होगा। अगर पेयर में देखेंगे तो 22 क्रोमोसोम का मतलब क्या होगा, 11 पेयर होगा। तो हम क्या करेंगे, हम ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है, ये ज्यादा सही होगा हमारे लिए। हम लिखते हैं 44 क्रोमोसोम है और 45 और 46 ये है, सेम 44 क्रोमोसोम है, एक्स होगा प्लस 45 और 46 क्रोमोसोम ये है। अब गैमीट बनते हैं तो दो गैमीट बनेंगे इसमें, ठीक है, दो गैमीट बनेंगे तो ये होगा 22 प्लस एक्स, एक गैमीट ये है और एक गैमीट बना 22 प्लस एक्स, ये फीमेल गैमीट है, ठीक है, जो कि कैसे होंगे, हैप्लॉइड होंगे।
अब ऐसे मेल में भी होगा, मेल में भी गैमेट बनेंगे। 22 प्लस एक्स एक गैमेट ये है, और 22 प्लस वाई एक गैमेट ये है। अब ये हैप्लॉइड है, ठीक है। हैप्लॉइड क्यों है? क्योंकि 22 प्लस एक्स यानी कि 23, 22 प्लस एक्स 23, 22 प्लस एक्स 23, 22 प्लस वाई 23। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होते हैं? यहाँ पे हमने कहा 46 है। जब गैमीट बने तो अब नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने रह गए हैं? 23 रह गए हैं, यानी कि डिप्लॉइड से हैप्लॉइड कंडीशन यहाँ पर आ गई है। एक बार आप क्रॉस करके देखो, एक बार आप क्रॉस करके अगर देखोगे, अब आपको समझ आएगा कि कैसे यहाँ पर लिंक का निर्धारण होता है। करें, चलिए अब यहाँ पे हाईलाइट कर देते हैं, ठीक है। ये फीमेल गैमीट है जो हमारे पास कलरफुल आते हैं, मेल गैमीट को हम एज इट इज रहने देते हैं, ठीक है। चलो अब देखो, अगर ये फीमेल गैमीट इस मेल गैमीट से फ्यूज होता है तो हमारे पास, अब हम डायरेक्ट लिखेंगे, ठीक है, हम बहुत लेंदी नहीं करेंगे। अगर ये इसके साथ फ्यूज होता है, इट मीन्स कि इनके जो क्रोमोसोम है वो क्या हो जाएंगे, यहाँ पे ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो 22 प्लस 22 कितना आया? 44 आया या नहीं आया? तो ये आएगा 44। एक्स प्लस एक्स कितना होगा? प्लस एक्स एक्स, ठीक है, यही होगा हमारे पास। ये सेम कंडीशन आएगी हमारे पास। हमने कहा इस गैमेट का फ्यूजन, इस फीमेल गैमेट का फ्यूजन इस मेल गैमेट के साथ होता है जिसमें क्रोमोसोम भी ऐड हो जाएंगे। तो 22 पहले हम ऑटोसोम को क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। तो 22 प्लस 22 कितने हो गए? 24 हो गए। फिर x प्लस एक्स कितना हो गया? एक्स एक्स हो गया। तो ठीक है, पहला जो हमारे पास रिजल्ट है वो आ गया है। ये हमारे पास F1 जनरेशन है, F1 जनरेशन। आपने कहा अगर इस सेम गैमेट का फ्यूजन इस गैमेट के साथ हो तो, अगर इसका फ्यूजन अगर इसके साथ हो तो हम सेम चीजें करेंगे। पहले हम ऑटोसोम को प्लस कर देंगे। 22 प्लस 22 कितना आ गया है? 44 आ गया है। 44 ये x है और ये y है, तो प्लस क्या होगा? x और y होगा, ठीक है। हम पॉसिबिलिटी देख रहे हैं, ये गैमेट इसके साथ भी फ्यूज हो सकता है और इसके साथ भी फ्यूज हो सकता है। अगर इसके साथ फ्यूज हो रहा है तो क्या रिजल्ट आए हैं, अगर इसके साथ फ्यूज हो रहा है तो क्या रिजल्ट आए हैं। अच्छा, इसके बजाय अगर ये गैमेट फ्यूज हो तो हमने कहा कि अगर ये गैमेट इस गैमेट के साथ फ्यूज होता है तो सेम होगा 44 प्लस एक्स एक्स, और अगर ये गैमेट इसके साथ फ्यूज हो सकता है तो ये होगा 22 44 ऐड हो जाएगा 44 प्लस। अब अगर मैं देखूं, अच्छा यहाँ पे मेल चाइल्ड और फीमेल चाइल्ड को आप लोग क्या करेंगे, मार्क कर लेंगे। तो ये तो हमारे पास क्या है, फीमेल चाइल्ड है, ये फीमेल चाइल्ड हमारे पास है, ठीक है। और ये हमारे पास फीमेल चाइल्ड है, बाकी रेस्ट जो दो हैं वो मेल चाइल्ड है। अब यहीं पर हमें समझना है चीजों को। देखो यहाँ पर जो संतति आई है वो मेल होगी या फीमेल होगी, ये किसके गुणसूत्रों पर, किसके क्रोमोसोम पर डिपेंड करता है। एक बार जरा आप लोग देखेंगे क्या बोला है। हमने बोला कि यहाँ पर मेल चाइल्ड हुआ है या फीमेल चाइल्ड हुआ है, ये किसके क्रोमोसोम पे डिपेंड करेगा, मदर या फादर या दोनों के क्रोमोसोम। एक बार देखिए, तो ध्यान से देखना है, ठीक है। हमने बोला फीमेल के पास क्या है, दोनों गैमेट में, इस गैमेट में भी एक्स क्रोमोसोम है, इसमें भी एक्स क्रोमोसोम है। अच्छा, सिर्फ एक्स क्रोमोसोम की बात क्यों हो रही है, क्योंकि हमने कहा यही तो बोला था, ये तो ऑटोसोम है। ये जो हमारे पास लिंग का निर्धारण करेंगे वो क्रोमोसोम तो ये है जिन्हें हम लैंगिक क्रोमोसोम कहते हैं। तो लैंगिक क्रोमोसोम ये और ये है, ठीक है, जो हमारे पास एक डिफरेंट पेयर आया है। हमने कहा अगर हम फीमेल गैमेट की बात करें तो दोनों गैमेट में क्या है, एक्स क्रोमोसोम है। लेकिन अगर मेल की बात करें तो एक गैमेट में एक्स क्रोमोसोम है और एक में क्या है, यहाँ पे वाई क्रोमोसोम है। अब आपने कहा कोई भी आप चारों संतति को देखेंगे, चारों संतति में जो फीमेल है वो एक्स क्रोमोसोम को ही पास कर रही है। यहाँ पर भी देखो फीमेल ने क्या दिया है, एक्स क्रोमोसोम दिया है। यहाँ पर भी फीमेल ने क्या दिया है, एक्स क्रोमोसोम दिया है। यहाँ पर भी फीमेल ने क्या दिया है, एक्स क्रोमोसोम दिया है। और यहाँ पर भी फीमेल ने एक्स क्रोमोसोम दिया है। यहाँ पर एक एक्स क्रोमोसोम फीमेल ने दिया है तो एक एक्स क्रोमोसोम मेल ने दिया है। यहाँ पर एक एक्स क्रोमोसोम फीमेल ने दिया है तो मेल ने वाई क्रोमोसोम दिया है। यहाँ पर फीमेल ने एक्स क्रोमोसोम दिया है तो मेल ने एक्स क्रोमोसोम दिया है। यहाँ पर फीमेल ने एक्स क्रोमोसोम दिया है तो मेल ने वाई क्रोमोसोम दिया है।
सारी कंडीशन में फीमेल जो है वो एक्स क्रोमोसोम ही यहाँ पर क्या करेगी, पास करेगी। अब मेल को देखते हैं। मेल में दो अलग अलग प्रकार के गैमेट हैं, एक तो एक्स क्रोमोसोम है और एक वाई क्रोमोसोम है। अब देखो, हमने कहा फीमेल सबको, सारे जो जितने भी मेल चाइल्ड होगा या फीमेल चाइल्ड होगी, हमने कहा कि दोनों को फीमेल क्या देगी, एक्स क्रोमोसोम देगी। तो देखो जो यहाँ पर संतति है, जो संतान है, चाहे वो मेल चाइल्ड हो या फीमेल चाइल्ड हो, उसके पास एक एक्स क्रोमोसोम तो आएगा ही आएगा। कहाँ से, फीमेल से, वो पहले से है, ठीक है। अब अगर मेल गैमेट, कौन सा मेल गैमेट, ये वाला मेल गैमेट अगर यहाँ पर फ्यूज होता है, यानी कि अगर मेल जो है वो अपना एक्स क्रोमोसोम यहाँ पर देगा, तो क्या कंडीशन आएगी, एक्स एक्स कंडीशन आएगी। एक्स एक्स कंडीशन किसको डिनोट करती है, फीमेल को डिनोट करती है, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पर मेल ने क्या किया है, अपना वाई क्रोमोसोम यहाँ पर दिया है, यानी कि ये वाला गैमेट अगर फ्यूज होता है तो एक्स वाई कंडीशन आती है, और एक्स वाई कंडीशन किसकी है, मेल की है। इट मीन्स हम क्या समझे, हम ये समझे कि यहाँ पर जो लिंग का निर्धारण है वो मेल क्रोमोसोम पे डिपेंड करता है। मेल क्रोमोसोम पे क्यों डिपेंड करेगा, क्योंकि यहाँ पे दो अलग अलग प्रकार के क्या हैं, गैमेट बनेंगे। अगर ये फ्यूज होता है तो फीमेल चाइल्ड होगा, अगर ये फ्यूज होता है तो मेल चाइल्ड यहाँ पर होगा। तो इसीलिए हम क्या समझे, हम ये समझे कि जो यहाँ पे लिंग का निर्धारण है वो किस पे निर्धारित होता है, यहाँ पे मेल क्रोमोसोम पे निर्धारित होता है, जो कि टोटली नेचुरल प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि ये हमारे कंट्रोल में होती है प्रोसेस। कौन सा गैमेट किस गैमेट के साथ फ्यूज होगा, ये क्या होता है, अपने का नेचुरली डिसाइडेड होता है, ठीक है। क्लियर है था, क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, दोनों क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं, ठीक है। अब हमने कहा कि देखो यहाँ पे क्या था, व्हाट इज सेक्स डिटर्मिनेशन, लिंग का निर्धारण क्या है, इसकी डेफिनेशन लिखनी है। मेंशन द सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बीइंग, आल्सो ड्रॉ अ लाइनर डायग्राम। आपने डेफिनेशन लिखनी है और आपने ये जो लाइनर डायग्राम है ये बनाना है वहां पर, और नीचे से आपने एक लाइन में यहाँ पे समझा देना है कि जो लिंग का निर्धारण है वो किन क्रोमोसोम पे और क्यों डिपेंड करता है, ठीक है। बहुत लंबा नहीं खींचना क्योंकि 2 नंबर का क्वेश्चन है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हुआ। अगर क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हुआ तो अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11 पे। अभी तक सारे क्वेश्चन 2-2 नंबर के हैं, अभी तो काफी क्वेश्चन है जो 2 नंबर के हमारे पास आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, किशोरों में अल्कोहल यानी कि शराब और ड्रग्स के कुप्रयोग की रोकथाम तथा नियंत्रण के 2 उपाय लिखिए। मेंशन 2 मेजर्स ईच फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ अल्कोहल एंड ड्रग्स अब्यूज अमंग एडोलसेंट। जो किशोर होते हैं उनमें हम कैसे अल्कोहल और जो ड्रग्स है उसके जो प्रयोग हैं उनको रोक सकते हैं, कैसे हम यहाँ पर जो किशोर है हमारे उन्हें प्रेरित कर सकते हैं कि उन्हें अल्कोहल और ड्रग कंज्यूम नहीं करना चाहिए, उनके कोई 2 उपाय लिखने हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, 2 नंबर का क्वेश्चन है। आप अगर 2 यहाँ पर तरीके भी बताएंगे, यानी कि आप यहाँ पर रोकथाम और नियंत्रण के 2 उपाय भी लिखेंगे, तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे। अच्छा 2 चीजें लिखनी है, रोकथाम कैसे करना है, नियंत्रण कैसे करना है, इनके 2-2 उपाय आपको लिखने हैं। आप 2 उपाय भी लिखेंगे, आपको क्या हो जाएगा, आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा ये क्वेश्चन पूरा यहाँ पर क्या है, थ्योरेटिकल है, तो एक बार हम इसे रीड कर लेंगे, ये हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, इसमें कहा गया कि क्या है, किशोरों में अल्कोहल और ड्रग्स के कुप्रयोग की रोकथाम तथा नियंत्रण के 2-2 उपाय लिखेंगे। अच्छा ये क्वेश्चन करने से पहले आप खुद सोचिए आपके क्या उपाय हैं, आपके क्या थॉट्स हैं इस बारे में, आप कैसे रोकथाम कर सकते हैं। सबसे पहला तो ये है कि देखना है कि किसे कितनी लत है, यानी कि किसे कितनी आदत है। जैसे हो सकता है कोई स्टार्ट कर रहा है, कोई सोच रहा है कि मुझे करना चाहिए। अच्छा ऐसा होता क्यों है, हमने यही डिस्कस किया था कि जो यहाँ पे टीनेज होती है, किशोर अवस्था होती है, इस अवस्था में ऐसी चीजों के प्रति जो बच्चे हैं वो बहुत जल्दी अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि उन्हें कुछ क्या करना पड़ता है, क्या करना होता है, उन्हें कुछ एडवेंचर करना होता है, उन्हें बड़ी उत्सुकता रहती है कि सब करते हैं तो क्या होता होगा अगर अल्कोहल को कंज्यूम किया जाए, क्या सच में अपने होश में नहीं रहते हैं, क्या सच में हमें 1 के 2 चीजें दिखाई देती हैं, एक्सेट्रा। ये सारी जो चीजें होती हैं वो उनके उत्सुकता का कारण बनती हैं। अगर कोई ऐसा है जो भी सोच ही रहा है तो आप उसे अलग तरीके से हैंडल करेंगे, जैसे कि उनसे बातें करना, उन्हें समझाना, अल्कोहल के जो क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, क्या साइड इफेक्ट होते हैं वो उन्हें बताना। यहाँ पर हो सकता है कि कोई जो है वो बहुत डिप्रेस होगा, बहुत परेशान होगा, और क्योंकि इस एज में जो हार्मोनल चेंजेस हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, काफ़ी उतार चढ़ाव आते हैं, और इस वजह से जो मूड्स हैं वो भी काफ़ी मूड स्विंग्स आपको देखने को मिलते हैं। उसको आप उस तरीके से समझाएंगे किस बात से वो परेशान है,
क्या प्रॉब्लम है शेयर करेंगे, ठीक है। और अगर किसी को बहुत ज़्यादा लत लग गई है तो उससे फिर अलग तरीके से हैंडल किया जाता है, ठीक है। तो देख लेते हैं क्या क्या हमारे पास मेथड हैं या क्या क्या हमारे पास उपाय हैं। हमने बोला मेडिकल हेल्प इन सिचुएशन वेयर आर काउंसलिंग एंड टॉकिंग कांट हेल्प। क्या है मेडिकल हेल्प इन सिचुएशन where counseling and talking cannot help. Counseling and education are some of the best way of dealing with cases of alcohol and drug abuse. Avoidance of peer pressure could help in bringing down these habits to large extent. Help from family and friends could do a lot of control as people are closer to family and friends. Hence, talking to our loved ones helping coming up with such situation. There are many rehabilitation center mainly launched to help the alcohol and drug abuse patient from exerting control over the impulse to use a drug even when देयर आर अ नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज। तो बोला गया है कि क्या क्या सेम वही चीज़ है कि हमें ये देखने की किस वजह से हो रहा है। अच्छा एक और चीज़ जो हमने पेयर प्रेशर बोले, पेयर प्रेशर का मतलब क्या होता है, जैसे दोस्त हैं फ्रेंड्स हैं, अब वो ये कहते हैं कि अच्छा तू इतना भी नहीं कर सकता है, तुझ में तो गट्स हैं ही नहीं है एक्सेट्रा, जो भी चीज़ें बोली जाती हैं। तो इस वजह से भी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि ठीक है अगर मैं नहीं करूँगा तो मेरी जो इमेज है वो डाउन हो जाएगी। ऐसी जो चीज़ें हैं उनसे निकलने के लिए आपको क्या करना चाहिए, किसी ऐसे से बात करनी चाहिए जो आपसे बड़ा हो, जो आपको लगता है कि समझदार है, जो आपको लगता है कि इससे आप अपनी बात शेयर कर सकते हैं। वो कोई वो आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके भाई बहन हो सकते हैं, आपके टीचर्स हो सकते हैं, ठीक है। आपके रिलेटिव्स में कोई ऐसा हो सकता है कि जिसे आपको लगता हो कि वो अच्छे से समझता है आपको। तो आपको क्या करना है, ऐसी चीज़ें जो है यहाँ पर वो शेयर करनी है। अब क्योंकि ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसको आप लोगों को रीड करना पड़ेगा और अंडरस्टैंड भी करना पड़ेगा। ये ऐसा क्वेश्चन है कि आप इसके बारे में खुद जितना सोचेंगे, जितना समझेंगे वो अच्छा होगा। चैप्टर में जब हम इस टॉपिक को पढ़ रहे थे तो हमने सारी चीज़ें देखी थी कि किशोर जो हैं वो क्यों इन चीज़ों के प्रति अट्रैक्ट होते हैं, क्या कुछ अट्रैक्ट होते हैं, कुछ परेशान होते हैं, कुछ देखा देखी कर लेते हैं, कुछ पेयर प्रेशर में कर लेते हैं, कुछ ऐसे जस्ट ट्राई करने के बहाने और उन्हें फिर आदत हो जाती है। तो ऐसा क्यों होता है, अगर हो गया है तो क्या उसके इम्पैक्ट होते हैं, क्या प्रभाव पड़ता है शरीर पे, और इस चीज़ से कैसे निकला जा सकता है, इसके बारे में हमने डिस्कस किया है। क्योंकि थ्योरेटिकल है तो बहुत ज़्यादा डिस्कस हम यहाँ पर नहीं करेंगे, क्योंकि आप रीड करेंगे आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो चलो ये क्या करेंगे, आप लोग एक बार घर जाके इसको रीड कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। अब देखो ये 2 नंबर का है, यानी कि 1 नंबर का ये होगा और 1 नंबर का ये होगा, ऐसे डिवाइडेड होते हैं क्वेश्चन। अगर ये क्वेश्चन 2 नंबर का है और इसमें 2 खंड हमें दिए गए हैं, मतलब हर खंड 1 नंबर का है, तो बहुत ज्यादा नहीं लिखना है क्योंकि 1-1 नंबर का है। आपको बताना है ग्रीन रिवोल्यूशन यानी कि हरित क्रांति क्या है, बीटी कॉटन यानी कि बीटी कपास क्या है, ठीक है। पढ़े एक बार, चलो हरित क्रांति। अच्छा हमने अलग से आंसर नहीं किया है, जहां पर समझ लेते हैं कि हरित क्रांति क्या है और बीटी कॉटन क्या है। सबसे पहले ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या है। ग्रीन रिवॉल्यूशन किससे रिलेटेड है, हमारी एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। यहाँ पर क्या था, उत्पादन को बढ़ाना, ठीक है, जो हमारी खाद्य संबंधित डिमांड्स हैं उनको यहाँ पे फुलफिल करना। ग्रीन रिवॉल्यूशन में क्या किया गया है, यहाँ पे फर्टिलाइजर्स यूज किए गए हैं, मैन्योर यूज किया गया है, और यहाँ पर कुछ जो क्रॉस ब्रीडिंग कराई गई है। क्रॉस ब्रीडिंग यानी कि अच्छा हम प्लांट्स पढ़ रहे हैं तो हमने कहा हमने यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन कराया है। हाइब्रिडाइजेशन समझते हैं, 2 डिफरेंट वैरायटी ली है, उनके बीच में क्रॉस कराया है, हमारे पास एक नई वैरायटी आ जाती है जो इम्प्रूव होती है, जिसमें हमें क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों देखने को मिलती है। तो हरित क्रांति क्या है, किससे रिलेटेड है, हमारे एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। अब आता है बीटी कॉटन। बीटी कॉटन आपने पढ़ा है, जब हम बात कर रहे थे बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशंस के बारे में, हमने कहा था कि जो कॉटन के प्लांट है वो क्या हो रहे थे, जो इंसेक्ट है वो उन्हें खा जा रहे थे, ठीक है। अब हमने क्या किया, जब वो उन्हें खा जा रहे थे तो इनको ट्रीटमेंट दी गई, इन्हें ट्रीट किया गया, किससे, बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू। इसमें एक बैक्टीरिया था बैसिलस thuringiensis, ठीक है। तो आपने क्या किया, इसे इंट्रोड्यूस कराया कॉटन प्लांट से। अब क्या होगा, हमने कहा कि जो बीटी है, बैसिलस thuringiensis है, वो एक टॉक्सिन को प्रोड्यूस करता है, ठीक है, बीटी टॉक्सिन जिसे कहते हैं। ये जो बीटी टॉक्सिन है इसे एक्टिव, ये इनएक्टिव फॉर्म में रहता है, इसे एक्टिव होने के लिए जो है वो पीएच इन्वायरमेंट चाहिए होता है।
जब हमने क्या किया, कॉटन में इंट्रोड्यूस कराया इसको बैसिलस thuringiensis को, तो क्या हुआ, जैसे ही जो इंसेक्ट है वो कॉटन को खाते थे, उनकी बॉडी में बीटी टॉक्सिन जाता था और उनके गट में जाकर के बीटी टॉक्सिन एक्टिव हो जाता था। जब बीटी टॉक्सिन एक्टिव होता था तो ये गट में छेद कर देता था, एंड एट लास्ट जो यहाँ पर इंसेक्ट है उसकी डेथ हो जाती थी। अब इससे हुआ क्या, इससे ये हुआ कि हमने कोई फर्टिलाइजर यूज नहीं किया है, ठीक है, और हमारी जो पूरी फसल है वो इंसेक्ट से अब बच गई है, क्योंकि जैसे इंसेक्ट उसे खा रहे हैं वैसे उनकी डेथ हो जा रही है। तो ये है हमारे पास बीटी कॉटन या बीटी कपास। क्वेश्चन नंबर 12 हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 पे आओ। जीन चिकित्सा क्या है, एडिनोसिन डीएमिनेज की कमी का उदाहरण देते हुए समझाइए, यानी कि व्हाट इज जीन थेरेपी, एक्सप्लेन विद एग्जांपल एंड एडिनोसिन डीएमिनेज डेफिशिएंसी। ये अगेन आपके पास 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, एक बार आप लोग इसे देखेंगे क्या होता है यहाँ पर जीन थेरेपी, और हमने एडिनोसिन डीएमिनेज डेफिशिएंसी पढ़ी थी, क्या होता है यहाँ पर। चलो ये क्वेश्चन आप एक बार घर से देख करके लेके आएंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम इस क्वेश्चन से यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। तो चलिए आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।